गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम इन बायो बाय आरसी। मेरे यूट्यूब चैनल को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं लोगों तक ताकि और भी बच्चे इससे प्रभावित हो सकें। मैं और वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए। आज अपन एक टॉपिक लेके आए हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। विशेषकर इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए वीडियो बनाया गया है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, मानव उत्सर्जन तंत्र। तो सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसकी अपन लिखेंगे एक्सक्रीशन की डेफिनेशन। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, वी डिस्कस ऑन दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम। अपन इसके सारे पार्ट्स है, नेफ्रॉन है, किडनी है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है एंड हीमोडायलिसिस है। सारे टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या है? आपने देखा होगा कोई गंदी चीज होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। समाज में भी कोई गंदा है तो उसको फांसी पे लटका दिया जाता है या उसका इलाज किया जाता है। तो हमारे शरीर में भी बहुत सारे दिन भर क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल बनते रहते हैं, अनवांटेड मटेरियल बनते रहते हैं। हम उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो रिमूवल ऑफ द अनवांटेड एंड वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी से बाहर निकालना अनवांटेड और वेस्ट मटेरियल। रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अपन बॉडी से क्या करते हैं, अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकालते हैं, इसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। अब शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में काम आते हैं, उन्हें कहा जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नाम है, सबसे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, फिर उसके बाद में है लंग्स, फिर उसके बाद में है लीवर, फिर उसके बाद में है स्किन। आफ्टर देन भी चार ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें है किडनी, लंग्स, लीवर और स्किन। ये चारों एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। अब आखिर ये एक्सक्रीशन की जरूरत क्यों पड़ी? हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो अनवांटेड मटेरियल को बॉडी से रिमूव किया जाता है। रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम बॉडी। अब आखिर ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं मेटाबॉलिज्म से। किसका मेटाबॉलिज्म होता है? कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होता है, फैट का जब मेटाबॉलिज्म होता है और जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो अनवांटेड मटेरियल बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी बनती है, ठीक है। और जो अपन कह रहे हैं प्रोटीन है, उसके मेटाबॉलिज्म से नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल फॉर्मेशन होते हैं। नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल फॉर्मेशन होते हैं प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से। When protein become metabolism, then nitrogen waste material is produced. Some nitrogen waste material example is ammonia, urea and uric acid. अब अपन सोचते हैं इनका नाम नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल क्यों है? Because they have nitrogen. इनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, इसलिए नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है। अब अपन कहते हैं कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है, उसमें अमोनिया होता है, वो अमोनोटैलिक एनिमल्स होंगे जो अमोनिया एक्सक्रीशन करेंगे। तो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल फॉर्मेशन बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो ये अपने छोटा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है एक्सक्रीशन का। सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन है उसकी स्टडी की है। रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। बॉडी से अनवांटेड और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, उसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। व्हाट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन? किडनी, लंग्स, लीवर एंड स्किन आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म मींस दिन भर में जो हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होती रहती हैं, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती है, फॉर्मेटिव, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती रहती हैं। These reaction is called metabolism. We know that carbohydrate and fat and protein is a food material. They become metabolism and formation carbon dioxide and water. Carbon dioxide remove from the lungs and water remove from the sweat and other parts. And protein का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल बनते हैं। वी नो दैट सम एग्जांपल क्वेश्चन आता है इसमें से, गिव द नेम ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल, देन अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड इज ए नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल। एनिमल्स कैटेगराइज। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू बच्चों, मैं इसको साफ कर देता हूं और अपन इसके बाद पढ़ते हैं
एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बेस पे एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला एनिमल्स होते हैं अमोनोटैलिक। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स इज अमोनोटैलिक। सेकंड इज यूरियोटैलिक। थर्ड इज यूरिकोटैलिक। 3 तरह के एनिमल्स होते हैं। इसमें से क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जांपल ऑफ द अमोनोटैलिक, एग्जांपल ऑफ द यूरियोटैलिक एंड एग्जांपल ऑफ यूरिकोटैलिक। अमोनोटैलिक जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, दे रिमूव द अमोनिया फ्रॉम बॉडी। जो अमोनिया को बॉडी से रिमूव करते हैं उनको कहा जाता है अमोनोटैलिक एनिमल्स। एंड यूरियोटैलिक दे रिमूव द यूरिया। यूरिया को रिमूव करते हैं बॉडी से, उनको कहा जाता है यूरियोटैलिक। एंड यूरिकोटैलिक्स दे रिमूव द यूरिक एसिड फ्रॉम बॉडी। यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं, उनको कहा जाता है यूरिकोटैलिक। अब नेचुरल सी बात है, अमोनिया बहुत पॉइजनस मटेरियल है। अमोनिया इज हाईली पॉइजनस मटेरियल। इसके रिक्वायरमेंट, इसको रिमूव करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में हाई अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर। इसके रिमूवल के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, हाई अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर। इसके एग्जाम्पल है जैसे प्रोटोजोआ है, पॉरीफेरा है, सिलेंटेटा है। ये जो एनिमल्स होते हैं जो ज्यादातर पानी में रहते हैं, ज्यादातर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं। ज्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं दे आर अमोनोटैलिक्स। बट जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं उनको कहा जाता है यूरियोटैलिक। जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन दिन भर यूरिन सिक्रेट करता है, दिन भर यूरिन त्यागता है, उस यूरिया उसमें प्रेजेंट होता है। यूरिया प्रेजेंट इन यूरियोटैलिक एनिमल्स। ये यूरिया थोड़ा लेस पॉइजनस है और इसके सिक्रेशन के लिए थोड़ा पानी भी क्या चाहिए, कम चाहिए। लो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर, पानी की कम आवश्यकता होती है। लो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर, यानी पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है यूरियोटैलिक एनिमल्स के अंदर। एंड एग्जाम्पल इसका ह्यूमन है, रैबिट है, फ्रॉग है, ठीक है। एंड जो अपन कहते हैं कॉन्ट्रिकिथीज, ऑस्टिकिथीज फिशेज है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब यूरिकोटैलिक एनिमल्स जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, ये बहुत कम पानी पीने वाले एनिमल्स होते हैं और यूरिक एसिड को क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिमूव किया जाता है बॉडी से। क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसको रिमूव किया जाता है और बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। जैसे बर्ड्स को आपने पानी पीते बहुत कम देखा होगा। जैसे रेप्टाइल्स, सांप है, छिपकली है, बहुत कम पानी पीते हैं। जैसे इंसेक्ट्स हैं, बहुत कम पानी पीते हैं। ये यूरिकोटैलिक होते हैं। ये यूरिक एसिड को क्रिस्टलाइन फॉर्म, यूरिक एसिड को सॉलिड फॉर्म में रिमूव करते हैं बॉडी से। यूरिक एसिड को किस फॉर्म में रिमूव किया जाता है, सॉलिड फॉर्म में बॉडी से रिमूव किया जाता है। इनका जो यूरिन होता है वो काफी कंसंट्रेट होता है और अमाउंट ऑफ यूरिन इज वेरी लो, अमाउंट ऑफ यूरिन वेरी लो। अब क्वेश्चन आता है जैसे कि अपन देखते हैं कि कैमल है, वो कैसा एनिमल्स है। कैमल्स इज मैमल एंड वी नो दैट यूरिकोटैलिक एग्जाम यूरियोटैलिक होता है कैमल। ये आपको ध्यान रखना है। पानी कम पीते हैं कैमल, बहुत सारा पानी पीता है लेकिन एक साथ पी लेता है और बॉडी में स्टोर करता है, वो यूरियोटैलिक है। लेकिन यूरिक एसिड का जो एक्सक्रीशन करते हैं उनको कहा जाता है यूरिकोटैलिक। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। जैसे बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, इंसेक्ट्स है, जैसे मक्खी मच्छर से, ये क्या है, यूरिकोटैलिक है। ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। दे रिमूव द यूरिक एसिड फ्रॉम बॉडी। यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब उसके बाद अपन पढ़ते हैं मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब एक क्वेश्चन इसमें पुटअप होता है कि हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ही दूंगा कि आपका आंसर सही है नहीं है। बॉडी का कौन सा ऑर्गन होता है जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। ये आपका काम एक छोटा सा मैं आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर दूंगा, आपने सही दिया है या गलत उत्तर दिया है। तो अपन ने एक्सक्रीशन की डेफिनेशन पढ़ ली है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे किडनी का स्ट्रक्चर और किडनी के बारे में। किडनी क्या होती है, किडनी के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ किडनी
एंड एक्सप्लेन इट स्ट्रक्चर। किडनी का डायग्राम बनाओ और उसको एक्सप्लेन करो। तो अपन सबसे पहले किडनी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं आप लोगों को। किडनी इज वन पेयर, किडनी एक पेयर होती है। इट इज रेडिश इन कलर, कलर इसका कैसा होगा, रेडिश कलर होता है। इट इज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। फिर उसके बाद ये प्रेजेंट कहाँ होती है, ये आपको बताना है। बॉडी के लेटरल डॉर्सल सरफेस में एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। इट इज प्रेजेंट इन लेटरल डॉर्सल सरफेस, ये लेटरल डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट होती हैं। बोथ द साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, बोथ द साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, जो वर्टिबल कॉलम है रीढ़ की हड्डी है उसके दाएं बाएं बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती हैं। इट इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगी। एब्डोमिनल कैविटी में क्या होगी, ये प्रेजेंट होगी। वन पेयर है, रेडिश कलर की है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। ये बॉडी में क्या होगी आपको बताना है कि बॉडी के लेटरल डॉर्सल सरफेस में होती है। इसका मतलब ये डॉर्सल सरफेस पीछे वाला होता है और लेटरल साइड में होता है, ठीक है। तो ये लेटरल साइड में डॉर्सल सरफेस प्रेजेंट होती है, बीन शेप की है। इसका शेप कैसा होता है, बीन शेप की होती है। इट इज बीन शेप, कैसे शेप की होती है, बीन शेप की होती है। इट इज ओरिजिन फ्रॉम एम्ब्रियो मेसोडर्म लेयर, ये एम्ब्रियो के कौन से लेयर से बनती है, मेसोडर्म लेयर से बनती है। इट इज फॉर्मेशन फ्रॉम एम्ब्रियो मेसोडर्म लेयर। जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक टाइप की होती है। इट इज ए मेटानेफ्रिक टाइप किडनी, ह्यूमन के अंदर जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक टाइप की होती है, ठीक है। तो अपन ने बताया वन पेयर है, रेडिश कलर की है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, लेटरल डॉर्सल सरफेस में बोथ द वर्टिबल कॉलम इन एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद बीन शेप की है, एम्ब्रियो की मेसोडर्म से ओरिजिन होती है, मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी होती है। दो क्वेश्चन आते हैं कि किडनी की ओरिजिन एम्ब्रियो की कौन से जर्म से लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो अपने को बताना ये मेसोडर्म से ओरिजिन होती है, मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप एक्सप्लेनेशन करोगे, जो किडनी है उस किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है कैप लाइक, जिसका नाम होता है एडिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर एक कैप लाइक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है एडिनल ग्लैंड। एक ग्लैंड पाई जाती है किडनी के ऊपर जिसका नाम होता है एडिनल ग्लैंड, जो कैप लाइक होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडिनल ग्लैंड सिचुएटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी में कहाँ एडिनल ग्लैंड, तो अपन कहेंगे किडनी के ठीक ऊपर स्थित है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है कि जो किडनी है ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से, कौन सी मेम्ब्रेन से, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से क्या होती है, एब्डोमिनल वॉल से अटैच होती है। बाय द पेरिटोनियम मेम्ब्रेन इट इज अटैच्ड टू द एब्डोमिनल वॉल, ये एब्डोमिनल वॉल से अटैच है, किसके द्वारा, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन द्वारा। ये जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है उसके द्वारा ये एब्डोमिनल वॉल से अटैच होती हैं। फिर उसके बाद अपन इसके जब बाहर आउटर सरफेस और इनर सरफेस देखते हैं तो आउटर सरफेस इसकी क्या होती है, कॉन्वेक्स होती हैं, और इनर सरफेस इसकी कॉनकेव होती हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो सरफेस है। इसकी आउटर सरफेस होती है कॉन्वेक्स और इनर सरफेस होती है कॉनकेव। अब क्या होता है, ये कॉन्वेक्स सरफेस आउटर और इनर है वो कॉनकेव है। इस कॉनकेव सरफेस में एक पिच पाया जाता है, गड्ढा पाया जाता है, उसको कहते हैं हाइलम। उसको किस नाम से जानते हैं, हाइलम के नाम से जानते हैं। अब क्या होगा, रीनल आर्टरी स्पेंटर होगी और नर्व सेल स्पेंटर होगी। ये जो हाइलम होगा उस हाइलम के थ्रू रीनल आर्टरी स्पेंटर होती हैं, जो रीनल आर्टरी है वो स्पेंटर होगी। और साथ ही अपन देखेंगे कि रीनल वेन होगी वो बाहर निकलेगी। रीनल वेन बाहर निकलती है, रीनल आर्टरी होती है वो एंटर होती है। तो एंटर द रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी और रीनल वेन से रीनल आर्टरी इसमें आ रही है और रीनल वेन्स क्या हो रही है, इससे बाहर निकलती हैं। साथ ही इससे क्या होता है, इससे आपको बताना है कि यूरेटर भी बाहर निकलता है। जो यूरेटर होता है वो भी इससे क्या करता है, बाहर निकलता है। यूरेटर इससे बाहर निकलेगा और इससे लिम्फेटिक जो डक्ट होगी वो भी बाहर निकलेगी। तो लिम्फेटिक डक्ट भी इससे बाहर निकलती है और यूरेटर भी बाहर निकलता है, रीनल वेन भी बाहर निकलती है। रीनल आर्टरी और अपन कहते हैं नर्व सेल, इसमें नर्व जो
वैसे नर्व सेल है वो इसमें एंटर होती हैं। तो आपको बताना है किडनी क्या है। किडनी वन पेयर है, रेडिश कलर की है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, लेटरल डॉर्सल सरफेस में होती है, हमारे लेटरल डॉर्सल सरफेस में होती है, ठीक है। वर्टिबल कॉलम के दाएं बाएं स्थित होती है, एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, बीन शेप की है, एम्ब्रियो के मेसोडर्म लेयर से ओरिजिन होती है। क्वेश्चन आता है ये कौन से लेयर से ओरिजिन होती है, एम्ब्रियो के मेसोडर्म लेयर से ओरिजिन होती है। किडनी मेटानेफ्रिक टाइप की होती है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं किडनी के ऊपर एक कैप लाइक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है एड्रेनल ग्लैंड। अब ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन से अटैच होती है, ये जैसे हवा में नहीं लटकी रहती है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन द्वारा अटैच होती है। ये पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है उसके द्वारा ये क्या है, ये एब्डोमिनल वॉल से अटैच है, ठीक है। ये एब्डोमिनल वॉल यानी जो अपने चमड़ी है उससे जुड़ी रहती है। दोनों किडनी होती है वो आमने सामने नहीं होती है, ठीक है। ये जो बाई किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होगी, जो लेफ्ट वाली थोड़ी नीचे होगी क्योंकि यहाँ पर स्टोमक होता है, स्टोमक के कारण ये थोड़ी नीचे स्थित होती है। और दाई वाली जो राइट वाली है वो थोड़ी ऊपर स्थित होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेफ्ट वाली थोड़ी नीचे है और राइट वाली थोड़ी ऊपर है। राइट वाली थोड़ी बड़ी भी होती है, लेफ्ट वाली थोड़ी छोटी भी होती है, ये अपने को ध्यान रखना। दोनों किडनी आमने सामने नहीं होती है। लेफ्ट नीचे क्यों है, स्टोमक के कारण लेफ्ट थोड़ी नीचे होती है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो किडनी में क्वेश्चन इसमें क्या पुटअप होता है, किडनी कौन सी लेयर से बनती है, एम्ब्रियो के मेसोडर्म लेयर से। कैसी होती है, मेटानेफ्रिक टाइप की होती है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आप आंसर ढूंढ के मुझे देना कि भाई जो किडनी है मनुष्य की वो किस टाइप की है, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें। अब अपन किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। किडनी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। किडनी है, उस किडनी के चारों तरफ क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का एक कैप्सूल पाया जाता है। इसके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर पाई जाती है अराउंड किडनी, छिलके जैसी एक लेयर होती है किडनी के चारों तरफ। जो किडनी है उस किडनी के चारों तरफ एक छिलके जैसी लेयर होती है, उसको कहा जाता है कैप्सूल। क्या कहा जाता है, कैप्सूल। किडनी के चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू का थिक कवरिंग है, a thick covering found around kidney which is made by connective tissue। जो कनेक्टिव टिश्यू उसकी बनी हुई एक लेयर पाई जाती है उसको कहता है कैप्सूल। अब इसके दो पार्ट है, जब इसका हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटते हैं we said that it have divided in two parts। दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। दो पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है कॉर्टेक्स और एक का नाम होता है मेडुला। दो पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है कॉर्टेक्स और एक का नाम होता है मेडुला। कॉर्टेक्स पार्ट इसका आउटर पार्ट है, कॉर्टेक्स पार्ट इज आउटर पार्ट। कॉर्टेक्स पार्ट कैसा है, आउटर पार्ट है, ये ध्यान रखना है। कॉर्टेक्स पार्ट कैसा पार्ट है, आउटर पार्ट है। ये थोड़ा डार्क रेडिश होता है, थोड़ा गहरा लाल कलर का होता है, डार्क रेडिश। फिर उसके बाद नेक्स्ट विशेषता बतानी, ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है, इस कॉर्टेक्स पार्ट इज ए ग्रेन्युलर पार्ट। ये कॉर्टेक्स पार्ट एक ग्रेन्युलर पार्ट है, कॉर्टेक्स पार्ट एक ग्रेन्युलर होता है ड्यू टू मेलपिंगियन कार्पस। जो मेलपिंगियन बॉडीज है, मेलपिंगियन बॉडीज है, मेलपिंगियन बॉडी के कारण ये कैसा होता है, ग्रेन्युलर होता है, ये ध्यान रखना है। मेलपिंगियन जो कार्पस है, मेलपिंगियन बॉडीज है, उसके कारण ये कैसा होता है, ग्रेन्युलर से होता है। अब मेडुला पार्ट होता है, इट इज इनर पार्ट, ये इनर पार्ट होगा। मेडुला पार्ट कैसा पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है। मेडुला पार्ट की विशेषता ये है, इट इज इनर पार्ट ऑफ द किडनी। एंड अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पिरामिड्स का क्वेश्चन बनता है, एक इसमें क्वेश्चन बनता है बर्ट रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। ध्यान से समझना बच्चों, ये किडनी है, ये कॉर्टेक्स पार्ट, ये मेडुला पार्ट है भीतर वाला। भीतर वाले पार्ट का नाम है मेडुला और बाहर वाले पार्ट का नाम है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है, इस तरह से इन्वेडेड इन मेडुला। ये कॉर्टेक्स मेडुला में इन्वेडेड हो रहा है, कॉर्टेक्स इन्वेडेड इन मेडुला, कॉर्टेक्स इन्वेडेड इन मेडुला। दीज आर कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी क्या है, कॉर्टेक्स मेडुला के अंदर इन्वेडेड होता है, उसको कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब इसी तरह से क्या होता है, ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स में उभरा हुआ है, ये मेडुला किस में उभरा हुआ है,
कॉर्टेक्स में उभरा हुआ है। दीज आर द कॉल्ड पिरामिड्स, दीज आर कॉल्ड पिरामिड्स, इनको क्या कहते हैं? पिरामिड्स कहते हैं। मेडुला इनवेडेड, मेडुला इनवेडेड यानी मेडुला धसा होता है इन कॉर्टेक्स, दीज आर कॉल्ड पिरामिड्स। इनका नंबर 9 से 12 के बीच में होता है, ठीक है, 6 से 12 के बीच में होता है, 9 से 12 के बीच में होता है, 12 तक ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पाए जाते हैं पिरामिड्स। तो अपन कहते हैं कि ये क्वेश्चन आता है मेडुला है क्या है, कॉर्टेक्स के अंदर ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी और पिरामिड्स है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो ये जो उभरे हुए पार्ट्स हैं उनको कहा जाता है पिरामिड, और ये धसे हुए पार्ट्स हैं उनको कहा जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब अपन देखते हैं कि ये जो किडनी होती है इसके अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। क्यों है? क्योंकि नेफ्रॉन को निकाल देंगे किडनी खोखली हो जाएगी। नेफ्रॉन के अंदर यूरिन बनता है, किडनी के अंदर जो मसाला है वो नेफ्रॉन ही है, नेफ्रॉन ही सब कुछ है। तो अपन कहते हैं किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसका नाम क्या है? नेफ्रॉन है। इनकी संख्या 10 से 12 लाख होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अपन किडनी को जब देखते हैं तो किडनी के अंदर और क्या होता है, किडनी के अंदर ऐसे होगा कि ये किडनी है उसके अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। फिर उसके बाद इसमें हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, कार्टिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला दिखते हैं। अब अलग अलग नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं, जैसे अपन ये नेफ्रॉन का मैं डायग्राम बना रहा हूं, कौन सा पार्ट किस में होता है ये भी ध्यान रखना। ये है सबसे पहले मेलपिंगियन बॉडी, फिर ये है पीसीटी, फिर उसके बाद ये हैनले का लूप, हैनले के लूप के बाद ये डीसीटी, डीसीटी के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट, ये है सीमा। क्या है? सीमा। ये है कॉर्टेक्स में और ये है मेडुला में। ये हो गया मेलपिंगियन बॉडी, ये हो गया पीसीटी, ये हो गया डीसीटी, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट और ये हो गया हैनले लूप, हैनले लूप। अब सवाल आया कि भाई हैनले लूप है वो कहां होता है? हैनले लूप होता है मेडुला के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट और हैनले लूप, हैनले लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट बोथ आर प्रेजेंट इन मेडुला। हैनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट दोनों कहां होते हैं? मेडुला में। अब जो मेलपिंगियन बॉडी है, पीसीटी है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, डीसीटी है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, ये कॉर्टेक्स में होती है। तो अपन ने किडनी का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया है। अपने को पूछा भाई किडनी क्या है, तो अपन एक्सप्लेन आराम से कर सकते हैं किडनी क्या है। तो किडनी वन पेयर होती है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो मुख्य एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किडनी है। अब अगर ब्लड को प्योरीफाई करना है तो ब्लड को प्योरीफाई करने का मतलब है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है, तब तो आएंगे लंग्स काम्स में। और अगर उसमें से यूरिया निकालना है तब किडनी काम आएगी। तो आपको प्योरीफिकेशन पूछा, ब्लड का प्योरीफिकेशन कौन करता है, तो आपका आंसर होगा लंग्स। अब वो प्योरीफिकेशन में आगे क्वेश्चन करता है, डीप में क्वेश्चन करता है कि वो उसमें से नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल निकालता है कौन सा ऑर्गन, तब आएगा आपकी किडनी। तो किडनी के दो पार्ट्स हो गए, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है, डार्क रेडिश कलर का है, ग्रेन्युलर पार्ट है, इसमें मेलपिंगियन बॉडी प्रेजेंट है जिसके कारण ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में दिखता है। फिर मेडुला पार्ट इनर पार्ट है, कॉर्टेक्स जगह जगह इन्वेडेड इन मेडुला, दीज आर कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। मेडुला इन्वेडेड इन कॉर्टेक्स, दीज आर कॉल्ड पिरामिड्स। उभरा हुआ पार्ट है उसको कहा जाता है पिरामिड, और धसा हुआ पार्ट होता है उसको कहा जाता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे कैविटी होती है जिसको कहा जाता है कैलिक्स। क्या कहा जाता है? कैलिक्स। ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये नेफ्रॉन, ऐसे ऐसे नेफ्रॉन 10 से 12 लाख ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, किडनी के अंदर सब काम यही करती है। अब ये आपको ध्यान रखना है, किडनी का स्ट्रक्चर पूरा हो गया। तो किडनी से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पुट अप कर सकते हैं, क्या सर इसमें ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है। बाकी मैंने किडनी आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है। थैंक यू बच्चों।
बच्चों अपन आज नेफ्रॉन की स्टडी है वो उसको करेंगे। नेफ्रॉन है वो क्या होता है, नेफ्रॉन के बारे में अपन स्टडी करेंगे। व्हाट इज द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है। सबसे पहले नेफ्रॉन है उसके बारे में आपको बताना, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन है इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी इसी की बनी होती है और यूरिन फॉर्मेशन इसी के द्वारा होता है। एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। वन किडनी हैव 10 to 12 लाख नेफ्रॉन। एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं नेफ्रॉन है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है मेलपिंगियन कार्पस। मेलपिंगियन कार्पस इसका पहला पार्ट है, मेलपिंगियन कार्पस। जो मेलपिंगियन कार्पस है जिसको मेलपिंगियन बॉडी कहते हैं वो इसका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं नेक, और तीसरा पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं सिक्रेटरी ट्यूबस। तो 3 पार्ट्स होते हैं इसके सिक्रेटरी ट्यूबस। ठीक है, 3 पार्ट्स है इसके। पहला पार्ट हो गया मेलपिंगियन बॉडी, दूसरा पार्ट हो गया नेक और तीसरा हो गया सिक्रेटरी ट्यूबस। मेलपिंगियन बॉडी के बारे में बताते हैं। ये कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होता है। इट इज फाउंड इन कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ किडनी। ये नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन का ये पार्ट इसको कहा जाता है मेलपिंगियन बॉडी। मेलपिंगियन पार्ट है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है मेलपिंगियन बॉडी। इसके 2 पार्ट है मेलपिंगियन बॉडी के। एक पार्ट को अपन कहते हैं ग्लोमेरुलस। पहला पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और दूसरा पार्ट होता है जिसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। तो 2 पार्ट है इसके। बाउल लाइक पार्ट है उसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल, और बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। मेलपिंगियन बॉडी कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट है, और मेलपिंगियन बॉडी के कारण कॉर्टेक्स पार्ट ग्रेन्युलर होता है। इट इज ग्रेन्युलर, ये ग्रेन्युलर है ड्यू टू, ये कॉर्टेक्स पार्ट ग्रेन्युलर क्यों है मेलपिंगियन बॉडी के कारण ये ग्रेन्युलर है। फिर मेलपिंगियन बॉडी के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट होता है बोमेन कैप्सूल। ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल होती है। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है, ब्लड को लेके आती है। एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेके आती हैं, और इफरेंट आर्ट्रियोल होता है उससे ब्लड जाता है। इफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड जाता है। एफरेंट और इफरेंट के बीच में 50 से 60, 50 to 60 पैरेलल क्या होते हैं, बंच होते हैं ब्लड कैपिलरीज के। इसके बीच में 50 से 60 पैरेलल ब्लड कैपिलरी के बंच है। इस ब्लड कैपिलरी के जो बंच है इसी को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस है क्या, ग्लोमेरुलस एक्चुअल में क्या है, ब्लड कैपिलरी के बंच है। दीज आर द बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो मेलपिंगियन बॉडी के बारे में अपन बताएंगे। इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स पार्ट। इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स पार्ट, देयरफॉर वी सीन दैट कॉर्टेक्स पार्ट इज ए लुक लाइक ए ग्रेनुलर। ऐसे ये कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो ग्रेनुलर दिखता है किडनी का, क्योंकि यहाँ मेलपिंगियन बॉडी प्रेजेंट है। अब सवाल आता है मेलपिंगियन बॉडी में क्या क्या है। मेलपिंगियन बॉडी में 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट है बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस क्या है, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी है। ये गुच्छा है ब्लड कैपिलरी का जिसमें 50 से 60 ब्लड कैपिलरीज पैरेलल होती हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल आती है और ये डिवाइड हो जाती है बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी में। इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा है। इफरेंट आर्ट्रियोल से ये ब्लड जा रहा है, तो एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में एक बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी होता है, उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोमेरुलस। आपसे पूछा है ग्लोमेरुलस क्या है, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में ये ब्लड कैपिलरी का बंच है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। अब बोमेन कैप्सूल क्या है। बोमेन कैप्सूल आपको बताना है कि ये क्या है। ये एक्चुअल में एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है, ये बाउल लाइक स्ट्रक्चर है बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल इज ए बाउल लाइक स्ट्रक्चर। इसकी वॉल के 2 लेयर्स हैं। आउटर लेयर इज स्क्वेमस एपिथेलियम, ये बाहर वाली लेयर है ये स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है।
फ्लैट एपिथेलियम है, स्क्वेमस एपिथेलियम। ये अपन देखेंगे, ये मोमेन कैप्सूल बना रहे हैं, तो मोमेन कैप्सूल में आउटर लेयर क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। आउटर लेयर इज स्क्वेमस एपिथेलियम। आउटर लेयर स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। इनर लेयर है वो क्यूबिडॉयल एपिथेलियम की बनी हुई है। इसके अंदर की तरफ क्या है, एक और लेयर है जिसका नाम होता है क्यूबिडॉयल एपिथेलियम लेयर। क्यूबिडॉयल एपिथेलियम लेयर, दो लेयर्स है, स्क्वेमस एपिथेलियम एंड क्यूबिडॉयल एपिथेलियम। अब जो ये क्यूबिडॉयल एपिथेलियम है, इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स है। These cells is called podocyte cells। ये क्यूबिडॉयल एपिथेलियम है, उसकी सेल्स का नाम होता है पोडोसाइट सेल्स। ये ध्यान रखना बच्चों, पोडोसाइट सेल्स क्या है, पोडोसाइट सेल्स ये होती हैं। ये क्यूबिडॉयल एपिथेलियम जो मोमेन कैप्सूल में प्रेजेंट है, मोमेन कैप्सूल में जो क्यूबिडॉयल एपिथेलियम प्रेजेंट है, these are made by special type of cell, उनका नाम होता है पोडोसाइट सेल्स। ये नाम आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आता है बॉडी पे पोडोसाइट सेल्स कहाँ होती हैं, मोमेन कैप्सूल में होती है। कहाँ होती है, मोमेन कैप्सूल में पोडोसाइट सेल्स होती है। अब इस पोडोसाइट सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये पोडोसाइट सेल्स है, इस पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, अंगुली जैसे ऐसे प्रोजेक्शन ऊपर होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इस तरह की। ये फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं इसके ऊपर, ये फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं इसके ऊपर। जो ये पोडोसाइट सेल्स है, इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रेबेकुले प्रोसेस। इनको क्या कहा जाता है, ट्रेबेकुले प्रोसेस कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस से जाकर लिपट जाते हैं। जो ग्लोमेरुलस है उससे जाकर ऐसे लिपट जाते हैं। ये प्रोजेक्शन क्या होते हैं, ग्लोमेरुलस से जाकर लिपट जाते हैं। ये यूं जाकर क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस से जाकर लिपट जाते हैं और ग्लोमेरुलस को क्या करते हैं, फिक्स पोजीशन देते हैं। क्या करते हैं, या कैच करते हैं। अब ये जो अपन कह रहे हैं, ये लिपट रहे हैं, ये ट्रेबेकुले के प्रोसेस, ये ट्रेबेकुले के प्रोसेस लिपट रहे हैं। और ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है। इस ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम, ब्लड कैपिलरी की एंडोथेलियम और ये प्रोजेक्शन है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन बनाते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन इज मेड बाय, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन इज मेड बाय ब्लड कैपिलरी। जो ब्लड कैपिलरी है उसकी वॉल प्लस प्रोजेक्शन, इन दोनों के मिलने से जो बनती है उस मेम्ब्रेन का नाम होता है ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन। इसमें पोर्स होते हैं, ये क्या होती है, पोर होती हैं इसमें बड़े बड़े, जिसके कारण फिल्टर होता रहता है ब्लड। दे कंटेन द पोर्स। तो ये अपने सबसे पहले मेम्ब्रेन बॉडी पूरी हो गई है। नेफ्रॉन इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किडनी की। एक नेफ्रॉन, एक किडनी के अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स हो गए, मेल्पिंगियन बॉडी, नेक एंड सिक्रेटरी ट्यूबस। अब मेल्पिंगियन बॉडी है वो कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट है। अब जो कॉर्टेक्स पार्ट है उसके अंदर मेल्पिंगियन बॉडी प्रेजेंट है। मेल्पिंगियन बॉडी के कारण क्या होता है, कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो ग्रेनुलर दिखता है। फिर अपन कहते हैं कि क्या होता है, इस मेल्पिंगियन बॉडी के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट है मोमेन कैप्सूल। अब अपन पढ़ेंगे ग्लोमेरुलस होता क्या है। एक्चुअल में ये एफरेंट आर्टरियोल आ रही है, एफरेंट आर्टरियोल जा रही है। एफरेंट और एफरेंट के बीच में जो बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी है, जो गुच्छा है ब्लड कैपिलरी का, उसको कहा जाता है मोमेन, उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। इसमें 50 से 60। मोमेन कैप्सूल इज ए बाउल लाइक स्ट्रक्चर। इसकी वॉल के 2 लेयर है। आउटर लेयर इज स्क्वेमस एपिथेलियम एंड इनर लेयर इज क्यूबिडॉयल एपिथेलियम। जो ये क्यूबिडॉयल एपिथेलियम है उसकी सेल्स का नाम होता है पोडोसाइट सेल्स। उसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। दीज आर कॉल्ड ट्रेबेकुले प्रोसेस। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, कुछ गाइड में मिलेगा कि इन प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है, ट्रेबेकुले प्रोसेस। ये ट्रेबेकुले प्रोसेस कहाँ लिपटे रहते हैं, ये ग्लोमेरुलस के ऊपर लिपटे रहते हैं। ऐसे जाके ग्लोमेरुलस पे लिपटे रहते हैं, ग्लोमेरुलस को उसमें फिट बनाए रहते हैं। अब ये ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन किससे बनी है, ब्लड कैपिलरी की वॉल और इन प्रोजेक्शन दोनों के मिलने से जो बनती है उसको कहा जाता है अपने ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन। और ये प्रोजेक्शन दोनों के मिलने से बनी होती है, उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन। ब्लड कैपिलरी और ये प्रोजेक्शन दोनों के मिले, इसमें पोर होते हैं, ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है।
अब अपन नेक के बारे में पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन का पहला पार्ट में हेल्पिंग इन बॉडी पूरा हो गया है। नेक्स्ट पार्ट जो नेफ्रॉन का है, फर्स्ट पार्ट इज हेल्पिंग इन बॉडी। या हेल्पिंग इन कार्पस। सेकेंड है नेक। कुछ किताब वाले नेक के बारे में बताते हैं, कुछ बताते नहीं है, क्योंकि नेक स्मॉलेस्ट पार्ट है। सिक्रेटरी ट्यूबस, 3 पार्ट्स हैं। नेक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ये सबसे पहले अपन नेफ्रॉन देख रहे हैं। नेफ्रॉन का ये वोमेन कैप्सूल है, फिर ये नेक है। नेक कहाँ समाप्त होता है, कहाँ स्टार्ट होता है, किसी को पता ही नहीं है। लेकिन एक नेक के अंदर ध्यान रखना, इसमें सीलेटेड एपिथेलियम होती है। नेक है और सीलेटेड एपिथेलियम। नेक के अंदर सीलेटेड एपिथेलियम होती है। ये क्या करती है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनेगा उसके मूवमेंट में हेल्प करेगी। ठीक है, ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनेगा उसके मूवमेंट में ये क्या करेगी, हेल्प करेगी। ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है नेफ्रॉन का। इसमें सीलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के मूवमेंट में सहायता करती है। अब उसके बाद सिक्रेटरी ट्यूबल्स है। सिक्रेटरी ट्यूबल्स का पहला पार्ट है पीसीटी, दूसरा पार्ट है हेनले लूप, और तीसरा पार्ट है डीसीटी, और चौथा पार्ट है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स। डीसीटी को कहते हैं डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स। और हेनले लूप को हेनले लूप कहते हैं। कलेक्टिंग डक्ट को कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो इसके 4 पार्ट हो गए, पीसीटी, हेनले लूप, डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं इसके। अब अपन एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। तो नेक है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हो गया कि स्मॉलेस्ट पार्ट है, कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसमें सीलेटेड एपिथेलियम होती है। सिक्रेटरी ट्यूबल्स में 4 पार्ट है, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। पीसीटी को कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स, डीसीटी को कहते हैं डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स, और हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट। अब अपन डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट को। पीसीटी को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद हेनले लूप, फिर उसके बाद डीसीटी और फिर कलेक्टिंग डक्ट। अब ये 3 पार्ट हो गए इसके। सबसे पहला अपन सिक्रेटरी ट्यूबल्स का पहला पार्ट है पीसीटी। ये है वोमेन कैप्सूल, ये है नेक, और ये है पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स। पीसीटी के बारे में ये बताना, इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स पार्ट। ये किस में प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे किडनी के कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में बताना है इसकी जो वॉल है, इट वॉल इज मेड बाय क्यूबिडल एपिथेलियम। इसकी वॉल किसकी बनी होती है, क्यूबिडल एपिथेलियम की बनी होती है। इट वॉल हैव ए क्यूबिडल एपिथेलियम। इसकी वॉल किसकी बनी होती है, क्यूबिडल एपिथेलियम की बनी होती है। इसकी वॉल के अंदर क्या होता है, इसके ऊपर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। इसकी वॉल के ऊपर बहुत सारे माइक्रोविलाई होते हैं। इस जो ये क्यूबिडल एपिथेलियम है, इसके ऊपर बहुत सारे मिलियंस ऑफ माइक्रोविलाई होते हैं। ये ऐसे माइक्रोविलाई इसमें प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ माइक्रोविलाई प्रेजेंट। माइक्रोविलाई इसमें प्रेजेंट है। माइक्रोविलाई है वो स्ट्रक्चर, और ये क्या करते हैं, ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं। क्या करते हैं, ब्रुश बॉर्डर फॉर्मेशन करेंगे। ये ब्रुश बॉर्डर है, उसका फॉर्मेशन करते हैं। माइक्रोविलाई ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो लॉन्ग टाइम तक यहाँ रुके रहता है। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है वो लॉन्ग टाइम तक यहाँ रुका रहता है, और उसका ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, माइक्रोविलाई क्या करते हैं, एक तरह से आपने देखा होगा, आप दातुन करते हो, ब्रुश होता है, ब्रुश के अंदर पानी की बूंद डालो, क्या उसमें से पास आउट हो सकती नहीं। तो वैसे ही ये माइक्रोविलाई है,
माइक्रोविले क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उसको रोक लेते हैं। जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट छन के आया है, यह सब माइक्रोविले ही है, यह सब क्या है, ये माइक्रोविले ही है। ये क्या कर रहे हैं, ब्रुश बॉर्डर बना रहे हैं, ये ब्रुश बॉर्डर बना रहे हैं। और ब्रुश बॉर्डर के अंदर क्या हो रहा है, वो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ऊपर से आ रहा है वो सब इसमें फंस जाता है। तो पीसीटी के अंदर क्या होता है, पीसीटी प्रेजेंट इनटू कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ किडनी। इसमें क्यूबिडल एपिथेलियम है, माइक्रोविलाई है। माइक्रोविलाई क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उसको लॉन्ग टाइम तक रोके रखते हैं और इसमें क्या करते हैं, ब्रुश बॉर्डर का फॉर्मेशन करते हैं। ये यानी लॉन्ग टाइम तक रोके रखेंगे, इसमें ब्रुश बॉर्डर बनाएंगे। फिर उसके बाद इसकी विशेषता ये होगी कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। इसकी जो क्यूबिडल एपिथेलियम है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये सब क्या करते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। यहां से ग्लूकोज कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, यहां से ग्लूकोज है उसका कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो ग्लूकोज है इट इज कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब, ग्लूकोज है उसका कंप्लीटली रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम पीसीटी। ये क्वेश्चन आता है कि पीसीटी से क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। इस तरह से आप बताओगे कि पीसीटी हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट अपन हेनले लूप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हेनले लूप। हेनले लूप होती है वो एक्चुअल में क्या, हेयर पिन लाइक है। कैसा है, हेयर पिन लाइक है। ये हेयर पिन के जैसी स्ट्रक्चर है। पहला पॉइंट आपको बताना, इट इज ए हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ये हेयर पिन के जैसा होता है, यू शेप का होता है। हेयर पिन और यू शेप, बालों में जो काली काली पिन लगाई जाती है उसके जैसे ये होता है, यू शेप का होता है। इसकी एक आर्म्स होती है उसको कहते हैं डिसेंडिंग, जो पीसीटी से अटैच है। जो पीसीटी से अटैच है उसका नाम होता है एसेंडिंग। नीचे आ रही है उसको कहते हैं एसेंडिंग आर्म्स, और वापस ऊपर जा रही है और डीसीटी से मिल रही है उसको कहते हैं, नीचे आ रही है तो अपन कह रहे हैं डिसेंडिंग। क्या कहते हैं, नीचे आती है तो उसको कहा जाता है डिसेंडिंग, और ऊपर आती है तो उसको अपन कहते हैं एसेंडिंग। ठीक है, ऊपर जा रही है तो इसको कहा जाता है एसेंडिंग। दो आर्म्स है, एक नीचे आ रही है जिसका नाम डिसेंडिंग आर्म्स है, और ऊपर आ रही है उसका नाम एसेंडिंग आर्म्स है। ये स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। इट इज मेड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें क्या होते हैं, जो माइक्रोविलाई होते हैं वो एब्सेंट ही होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। डिसेंडिंग आर्म्स वाटर के लिए क्या, परमिएबल होती है, और एसेंडिंग आर्म्स आयन के लिए परमिएबल होती है। ध्यान रखना थोड़ा, ये आयन है इसमें से रिमूव हो जाते हैं और इसमें से वाटर रिमूव हो जाते हैं। आयन इसमें से इम्परमिएबल होंगे या वाटर इम्परमिएबल होगा। फिर डीसीटी है, डीसीटी और एसीटी पीसीटी सेम ही होती है। ये जो हेनले लूप है ये मेडुला में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, किडनी के मेडुला पार्ट में प्रेजेंट है। अब ये जो डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स है, ये भी कहां स्थित होती है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती है। इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ किडनी। इसके अंदर भी क्यूबिडल एपिथेलियम है, ये ध्यान रखना, इसके अंदर क्यूबिडल एपिथेलियम है। इट मेड बाय क्यूबिडल एपिथेलियम, बट इसके ऊपर माइक्रोविलाई नहीं होते हैं। ये मैन डिफरेंट हो गया कि पीसीटी के अंदर क्या थे, माइक्रोविलाई थे, डीसीटी के अंदर माइक्रोविलाई नहीं होते हैं। दोनों के अंदर क्यूबिडल एपिथेलियम है, इसके अंदर भी क्यूबिडल एपिथेलियम, इसके अंदर भी क्यूबिडल एपिथेलियम है, इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम है। ये अपने को ध्यान रखना है। ये कॉर्टेक्स में, ये कॉर्टेक्स में है, ये अपने हो गया। फिर अपन नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट, उसका अध्ययन करेंगे। कलेक्टिंग डक्ट आपको बताता है कलेक्टिंग डक्ट होता क्या है। तो कलेक्टिंग डक्ट अपन ने देखा, ये डीसीटी ओपन इन ए कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के बारे में आप बताओगे, कलेक्टिंग डक्ट होती हैं, ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, सॉरी ये मेडुला में प्रेजेंट होती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट इन मेडुला। अब कलेक्टिंग डक्ट में ये क्वेश्चन आता है, कलेक्टिंग डक्ट आपस में रीजॉइन होती है। ऐसे ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये दूसरी नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है, तीसरी नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है, फिर ये चौथी नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है, फिर ये पांचवी नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है। तो कलेक्टिंग डक्ट रीजॉइन एंड ए फॉर्मेशन ए थिक डक्ट, उसको कहा जाता है बेलिनी डक्ट। बेलिनी डक्ट, ये क्वेश्चन बना यहां से।
बेलिनी डक्ट क्या है? तो अपन ने बताया कि ये तो अब सवाल आता है बेलिनी डक्ट क्या है? तो कलेक्टिंग डक्ट आपस में रीजॉइन होती है और एक मोटी डक्ट बनाती है। कलेक्टिंग डक्ट रीजॉइन एंड फॉर्मेशन ए थिक डक्ट व्हिच इज कॉल्ड बेलिनी डक्ट। बेलिनी डक्ट क्या है? कलेक्टिंग डक्ट रीजॉइन, जो कलेक्टिंग डक्ट है वो आपस में जुड़ती है और एक मोटी नली बनाती है, उसको कहता है बेलिनी डक्ट। बेलिनी डक्ट ओपन इन ए यूरेटर्स पेल्विस, जो यूरेटर का पेल्विस है उस यूरेटर के पेल्विस में ये ओपन होती हैं। इट ओपन इन ए यूरेटर पेल्विस, जो यूरेटर है उसके पेल्विस के अंदर ये ओपन होती है। तो अपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। नेफ्रॉन में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था इट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। फिर नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन के 3 पार्ट अपन ने पढ़ लिए। सबसे पहले मेलपिनियन बॉडी पढ़ लिया, फिर उसके बाद में नेक पढ़ लिया, फिर सिक्रेटरी ट्यूबल्स पढ़ लिया। अब उसके बाद अपन ने सिक्रेटरी ट्यूबल्स है उसके 4 पार्ट्स है उनका स्टडी कर लिया, पीसीटी, हैंडल लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में एक क्वेश्चन आ गया कि कलेक्टिंग डक्ट रीजॉइन एंड फॉर्मेशन ए थिक डक्ट, मोटी डक्ट बनाती है, उसको क्या कहते हैं? बेलिनी डक्ट कहते हैं। बेलिनी डक्ट कहां पर ओपन होती है? यूरेटर के पेल्विस में ओपन होती है, अपने को ध्यान रखना है। हाँ, तो अपन नेक्स्ट स्टेप आ चुका अपने सामने, जिसका नाम है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में अपन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। पहले स्टेप का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है खून का छन्ना, जो ब्लड है वो फिल्टर होगा। ठीक है, अपन समझते हैं कैसे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हैपन इन ग्लोमेरुलस, जो नेफ्रॉन का पार्ट है ग्लोमेरुलस, उसके अंदर क्या होगा? ग्लोमेरुलस पार्ट है, जो ग्लोमेरुलस पार्ट है उसके अंदर ये कंप्लीट होता है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल क्या कर रही है? ब्लड को लेके आ रही है। इफरेंट आर्ट्रियोल का ब्लड क्या हो रहा है? इफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड जा रहा है। एफरेंट और इफरेंट के बीच में क्या है? ये ग्लोमेरुलस है। एफरेंट और इफरेंट के बीच में क्या है? ये ग्लोमेरुलस है। एफरेंट से ब्लड आ रहा है, जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उससे क्या है? ब्लड आ रहा है। ठीक है, और इफरेंट से क्या हो रहा है? ब्लड जा रहा है। इफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड जा रहा है। एफरेंट का डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट का डायमीटर कम है। अफरेंट से जितना ब्लड आता है उतना इफरेंट से जा नहीं पाता है। ये कहां गैदर होता है? ये ग्लोमेरुलस के अंदर गैदर होगा और वहां पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा। वहां पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, उस प्रेशर के कारण ब्लड छन जाएगा। यहाँ पे अपन नेचुरल सी बात है, ये पाइप है, ये बड़ा है, जिसका डायमीटर ज्यादा, ये पाइप छोटा है। यहाँ से ब्लड प्रेशर के साथ आ रहा है, यहाँ से प्रेशर के साथ आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ इकट्ठा हो रहा है। वो यहाँ प्रेशर क्रिएट करता है और प्रेशर क्रिएट कारण ब्लड छन जाता है। इस छने हुए ब्लड को ही अपन कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। जो ये ब्लड छनता है, इस छने हुए ब्लड को ही अपन क्या कहते हैं? ये ब्लड छन रहा है, यहाँ पे ये छना हुआ ब्लड है, इसको ही अपन क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का मतलब है कि ये ब्लड छन गया। क्या हो गया? ब्लड छन गया। इस छने हुए ब्लड को ही अपन क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता है, इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है? एक ऐसी रिएक्शन है जो ग्लोमेरुलस में कंप्लीट होती है। एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है, इफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड जाता है। एफरेंट का डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट का डायमीटर कम है। एफरेंट से जितना ब्लड आता उतना इफरेंट से जा नहीं पाता है, तो नेचुरल सी बात है ये ग्लोमेरुलस में गैदर होता है
और वहां एक प्रेशर क्रिएट करता है, उस प्रेशर को अपन कहते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उस प्रेशर का नाम होता है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है +70 mmHg। कुछ बुक में +75 भी लिखी हुई है, तो ये +70 mmHg होती है इसकी वैल्यू। ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण ब्लड छन जाता है। अब इस छने में ब्लड होता है, इस ब्लड के अंदर आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन छन के नहीं आते। इसमें आरबीसी और जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ये छनकर नहीं आते हैं। ये आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, ये छनकर नहीं आते हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ गैदर हो जाते हैं, यहाँ पर ये गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और एक अपोजिट प्रेशर डालते हैं जो इसको छनने से रोकते हैं। उसका नाम होता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक ऐसा प्रेशर है जो क्या करता है, इसको छनने से रोकता है। इसका वैल्यू होती है -30 mmHg। -30 mmHg क्या एक वैल्यू है जो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बनने, जो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अपोजिट लगती है, उसका नाम होता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां से ब्लड आया, यहां से पास आउट हुआ, लेकिन यहां से ब्लड छन गया। कौन से प्रेशर के कारण, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण ब्लड छन गया। अब इसके अपोजिट एक प्रेशर क्रिएट होता है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक्चुअल में क्या हुआ, ये प्लाज्मा प्रोटीन और ये आरबीसी छन के नहीं आए हैं, वो क्या करते हैं, या प्रेशर क्रिएट करते हैं, इसको छनने से रोकते हैं। आपने देखा होगा कि अपन चाय छानते हैं, उसके अंदर मलाई आ जाती है, मलाई क्या करती है, चाय को नीचे जाने से रोकती है। तो इसी तरह से ये ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ये है। अब यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस आ चुका है, यहाँ पे ये क्या है, खाली जगह है, यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस जो आ चुका है वो खाली जगह है, इसको कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पर एक कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और क्रिएट होता है। ये कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, इसको जो आ चुका है, यहाँ पे बीच में कैविटी है, वहां पे ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आ चुका है, वो भी एक अपोजिट प्रेशर क्रिएट करता है, या खाली जगह है वो भी एक प्रेशर क्रिएट करती है जो ऊपर से छा रहा है उसको रोकने के लिए। इसका मान होता है -20 mmHg। ये दो प्रेशर अपोजिट क्रिया करते हैं किसके, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के। तो आपने देखा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, तो आपने बताया कि ये रिएक्शन ग्लोमेरुलस में होती है। फिर अगला बताना है ग्लोमेरुलस के अंदर ये रिएक्शन होती है, जो एफरेंट आर्टरियोल है उससे ब्लड आता है और एफरेंट से ब्लड जाता है। एफरेंट से जो ब्लड आता है और एफरेंट से जो ब्लड जाता है, अब ये एफरेंट का डायमीटर है ज्यादा और एफरेंट का डायमीटर है कम, तो एफरेंट से जितना ब्लड आएगा उतना एफरेंट से जा नहीं पाएगा और ये ग्लोमेरुलस के अंदर ही गैदर होगा और ग्लोमेरुलस के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, उसके कारण ये ब्लड छन जाएगा। इस छने हुए ब्लड को ही अपन क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब एफरेंट आर्टरियोल है, उसमें ब्लड छनता रहा, ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता रहा, तो इसको अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जान दिया। यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक्चुअल में एक प्रोसीजर है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब इसके अपोजिट क्या होता है, ये कुछ प्रेशर है उसके कारण ये रिएक्शन होती है। सबसे पहला प्रेशर है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये तो पॉजिटिव में होता है जिसके कारण खून छनता रहता है। 1 मिनट में जितना खून छनता है उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। 1 मिनट में 125 ml ब्लड है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और 24 घंटे के अंदर 180 लीटर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। 180 लीटर खून है वो बार बार छनता रहता है घूम घूम के। इसका 99.2% क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और 0.8% होता है वो यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट क्या है, पर मिनट जितना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता है उसको कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, 1 दिन के अंदर कितना होता है, 180 लीटर बनता है, उसका 99.2% एब्जॉर्ब हो जाता है, लगभग 178 लीटर वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है और 0.8 लीटर शरीर से बाहर निकलता है। उस 0.8 लीटर को ही अपन यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप है जिसका नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, उसकी स्टडी कर रहे हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है।
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में आपने बताया ये रिएक्शन कहाँ होती हैं, ये रिएक्शन ग्लोमेरुलस में होती है। ये रिएक्शन कहाँ होगी, जो ग्लोमेरुलस पार्ट है उसके अंदर ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अब एक्चुअल में अपन कहते हैं ये एफरेंट आर्टरियोल है, वो आ रही है ब्लड को लेके, एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड जा रहा है। एफरेंट का डायमीटर क्या है, ज्यादा है, एफरेंट का डायमीटर कम है। ये एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को लेके आ रही है, जो एफरेंट आर्टरियोल है वो ब्लड को लेके आ रही है और एफरेंट से ब्लड जा रहा है। इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, तो ये ग्लोमेरुलस में इकट्ठा हो रहा है और ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसके कारण ब्लड चल रहा है। ये जो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू होती है +70 mmHg। इसके अपोजिट एक प्रेशर लग रहा है जो ये ब्लड छन के नहीं आ रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन और आरबीसी के कारण। आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन एक प्रेशर क्रिएट कर रही है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है -30 mmHg। फिर इसमें कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी एक रिएक्शन करता है, जो खाली स्पेस है वो भी, उसकी वैल्यू होती है -20 mmHg। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है, जो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, उसकी वैल्यू होती है +20 mmHg। क्योंकि +70 में से ये क्या होता है -50 घट जाता है, तो +20 mmHg इसकी वैल्यू आती है। इसी के कारण अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। 1 मिनट में कितना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, 125 ml। 24 घंटे में कितना होता है, 24 घंटे के अंदर आपको बताना है 180 लीटर होता है। 1 मिनट के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कितना होगा पर मिनट के अंदर 125 ml। 24 आवर्स में कितना होता है 180 लीटर। 180 लीटर में से क्या होता है 99.2% तो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है और 0.8% होता है वो क्या होता है बॉडी से बाहर निकलता है। अब सवाल ऐसे एक टीचर आप बोर्ड में आ रखा है एक और क्वेश्चन, ये क्या है एफरेंट आर्टरियोल है, ये इफरेंट आर्टरियोल है। अगर एफरेंट का आर्टरियोल का डायमीटर कम कर दें, इसका डायमीटर कम हो और इसका डायमीटर ज्यादा हो तो क्या होगा, तो नेचुरल सी बात है यहाँ से खून आ रहा है और यहाँ से खून पूरा पूरा चला जाएगा, यहाँ खून इकट्ठा ही नहीं होगा, वो सब खून आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा, और ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होगा। अब जो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है इसकी वैल्यू यदि +40 mmHg कर दी जाए, यदि इसकी वैल्यू +40 mmHg कर दी जाए तो क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डबल हो जाएगा। ये अपने को चीज ध्यान रखनी। दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कि अगर मान लो आपने इसकी वैल्यू है उस वैल्यू को आपने दुगना कर दिया नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर की, तो अपन कहेंगे क्या होगा कि ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो डबल बनना शुरू हो जाएगा। तो अपन इनके पूरे नाम लिख देते हैं, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और दूसरा है जिसका नाम आपको बताना है नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, और इसका है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे लोगों सीधा सा है कि अगर मान लो जैसे ये ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इसकी वैल्यू +50 mmHg हो तो क्या होगा। यदि ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू +50 mmHg हो तो क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखें। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसकी आंसर याद करके मुझे बता देंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कितना होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम होगा ज्यादा होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा या नहीं होगा।
अगर मैं ये ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इसकी वैल्यू प्लस 50 mmHg कर दूं प्लस 70 की जगह, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रेशर पे क्या होगा, ये आप मुझे उत्तर बताएं। कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो देखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, यानी फॉर्मेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये अपने ध्यान रखना है। ये रिएक्शन ग्लोमेरुलस के अंदर होती है, एफरेंट का डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट का डायमीटर ज्यादा है, कम है। एफरेंट से जितना ब्लड आता होता है इफरेंट से जा नहीं पाता, तो यहाँ गैदर होता है और ये ब्लड छनता रहता है। इस छने हुए ब्लड को अपन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। एक दिन के अंदर लगभग 180 लीटर बनता है, उसका 99.2% सेलेक्टिव रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, 0.8% होगा वो क्या होगा आपको बताना, बॉडी से बाहर यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये अपने इसमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से मेरा एक क्वेश्चन है कि यदि मैं ये ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इसकी वैल्यू प्लस 50 mmHg कर दूं तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक लेके आए सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यूरिन फॉर्मेशन का नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या है, तो भाई ऐसा होता है कि हर आदमी कुछ ना कुछ सेलेक्ट करता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में ऐसे होगा कि जो ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना है, ये अपन ने कहा ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, ये देखा अपन ने, ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता है, उस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारे मटेरियल होते हैं। जैसे इसमें ग्लूकोज होता है, इसमें जैसे एमिनो एसिड होता है, जैसे इसमें विटामिन्स होते हैं, जैसे इसमें आपको बताना मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में। इसके अलावा इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे यूरिया प्रेजेंट होगा, ठीक है, जैसे इसके अंदर क्रिएटिनिन प्रेजेंट होगा, जैसे इसके अंदर कुछ और यूरिक एसिड वगैरह थोड़े बहुत अमाउंट प्रेजेंट होंगे। तो ये इसमें आयंस है, विटामिन है, एमिनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, ये सब इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, ये सब इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है। इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से क्या किया जाता है, केवल यूजफुल मटेरियल को वापस एब्जॉर्ब किया जाता है। किसको, केवल यूजफुल मटेरियल है उसको वापस एब्जॉर्ब किया जाता है। तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है, अगर ये वाटर बॉडी से बाहर निकल जाए तो ह्यूमन डाई हो जाता है। तो ओनली यूजफुल मटेरियल है, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, विटामिन है, मिनरल्स है, वाटर्स हैं, ये सब यूजफुल मटेरियल होते हैं, ये वापस रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। इसको कहा जाता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है क्या, ये अपन ने देखा, ये ग्लोमेरुलस था, उस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या हुआ था, फिल्ट्रेट बना था, इसको कहा था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ठीक है। उसको किस नाम से कहा था, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के नाम से कहा था। ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आ रहा है, इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से यूजफुल मटेरियल है उसको वापस ब्लड में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के नाम से जानते हैं। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना है उसमें से यूजफुल मटेरियल है उसका रीअब्जॉर्प्शन करना, यूजफुल मटेरियल का रीअब्जॉर्प्शन है वो किया जाता है, उसको कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब यही है, ओनली यूजफुल मटेरियल विल बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब आपसे पूछा कि भाई ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता कहाँ है, तो ये कंप्लीट नेफ्रॉन में होता है। किसमें होता है, कंप्लीट नेफ्रॉन में होता है। जो नेफ्रॉन है उस पूरे नेफ्रॉन में होता है, ऐसा नहीं नेफ्रॉन के स्पेसिफिक पार्ट में होता है, पूरे नेफ्रॉन में होता है। अब ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, उसके अकॉर्डिंग मटेरियल तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनका कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, एक होते हैं जिनका थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्प्शन होता है, और एक होते हैं जिनका रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होता है। उसके अकॉर्डिंग तीन तरह के मटेरियल होते हैं।
एक होते हैं हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू, एक होती है जिसको अपन कहते हैं लो थ्रेशोल्ड वैल्यू, और एक होते हैं ए थ्रेशोल्ड वैल्यू। तीन टाइप के मटेरियल होते हैं। हाई थ्रेशोल्ड का मतलब जिसमें से ऐसे मटेरियल जिनका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अगर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से किसी भी मटेरियल का कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, उसको कहा जाता है हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू। जैसे अपन कहते हैं ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, विटामिन हैं, ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। लो थ्रेशोल्ड में जिनका कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल अमाउंट में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। जैसे आपको बताना वाटर है, आयन से, और जिनका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, जिनका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में से एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, उनको अपन कहते हैं ए थ्रेशोल्ड। जैसे यूरिया है, जैसे यूरिक एसिड है, जैसे क्रिएटिनिन है, हिप्यूरिक एसिड है, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, तो उनको कहा जाता है ए थ्रेशोल्ड वैल्यू वाले कंपाउंड्स। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर ये नहीं होगा तो ह्यूमन बीइंग तुरंत डाई हो जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू, लो थ्रेशोल्ड वैल्यू और ए थ्रेशोल्ड वैल्यू हैं, तीन टाइप के कंपाउंड्स हैं। हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू में जिसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उसका कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसको कहते हैं हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू वाले कंपाउंड्स। और जिनका स्मॉल अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन होगा उनको कहते हैं लो थ्रेशोल्ड वैल्यू वाले कंपाउंड्स। और जिनका एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है उनको कहते हैं ए थ्रेशोल्ड वैल्यू वाले कंपाउंड्स। जैसे अपन कहते हैं यूरिया है, और लो में वाटर और आयंस हैं, और ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स हैं। अपन सबसे पहले पीसीटी पार्ट है, वहां से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। पीसीटी पार्ट से पढ़ेंगे, पीसीटी पार्ट से किस तरह से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले बताएंगे पीसीटी पार्ट कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। ये किडनी के कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स में। ये नेफ्रॉन का जो पीसीटी पार्ट्स है, ये एक ओर से तो हेनले लूप से जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर से बोमेन कैप्सूल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये पीसीटी पार्ट होता है, इसकी वॉल होती है क्यूबिडल एपिथेलियम की बनी हुई। इट वॉल इज मेड बाय क्यूबिडल एपिथेलियम। इसकी वॉल क्यूबिडल एपिथेलियम की बनी हुई है पीसीटी की, और इसके ऊपर बहुत सारे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ये ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे होता है। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे माइक्रोविलाई होते हैं, बहुत सारे माइक्रोविलाई पीसीटी के अंदर, जो क्या करते हैं, इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को लॉन्ग टाइम तक स्टे रखते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आ रहा है ऊपर बोमेन कैप्सूल से, ये आ रहा है यहाँ पे ये क्या है, ये सब यहाँ पे माइक्रोविलाई है। पीसीटी के अंदर क्या होता है, पीसीटी वॉल इज मेड बाय क्यूबिडल एपिथेलियम। ये क्यूबिडल एपिथेलियम की बनी होती है। इट वॉल इज मेड बाय क्यूबिडल एपिथेलियम एंड इट हैव ए माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई क्या बनाते हैं, ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे होता है और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। अब आपने देखा ये हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो यहां से क्या होता है, 65 से 90% तक ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 65 से 90% तक क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है और ग्लूकोज का कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज इज कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब फ्रॉम पीसीटी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि कौन सा मटेरियल है जिसका कंप्लीट रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी से हो जाता है, ग्लूकोज का। ये सब कहाँ चले जाते हैं, ये सब यहाँ इस तरह से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, ये नेफ्रॉन है, इसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होती है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, उसके अंदर ये सब वापस चले जाते हैं। ये इस तरह से पीसीटी से निकलकर सारे मटेरियल किस में चले जाते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में चले जाते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में चले जाते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी उसमें चले जाते हैं
ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, और ये बोमेन कैप्सूल है। इस बोमेन कैप्सूल के बाद ये पीसीटी है। तो पीसीटी के चारों तरफ ये क्या है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होती है, इस तरह से ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होती है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में ये सब मटेरियल चला जाता है, ब्लड में वापस चला जाता है। यहाँ ब्लड चला ऊपर और वापस यहाँ से पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर ये सारा का सारा मटेरियल चला जाता है। मैक्सिमम अमाउंट में यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, आयंस का हो जाता है और एमिनो एसिड्स का हो जाता है। तो ज्यादातर मटेरियल है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी यहाँ से 65 से 90% तक जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। पीसीटी पार्ट कॉर्टेक्स पार्ट में प्रेजेंट है, और ये नेफ्रॉन का जो पार्ट है, ये किडनी का जो पार्ट है कॉर्टेक्स, उसके अंदर ये पीसीटी प्रेजेंट है। ये क्यूबिडल एपिथेलियम की बनी हुई है, इसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं, जिसके कारण लॉन्ग टाइम तक यहाँ रुका रहता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, और 65 से 90% तक रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ग्लूकोज का यहाँ से कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, वाटर आयंस और एमिनो एसिड्स का यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इसके चारों तरफ है, इसमें खून बह रहा है, ये खून है, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, उसमें से यूजफुल मटेरियल सब निकल कर इसमें आ जाते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में वापस। इस तरह से ये पीसीटी के अंदर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले लो। अब नेक्स्ट है हेले लूप में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, आपको बताते हैं हेले लूप में किस तरह से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। हेले लूप एक्चुअल में क्या है, मेडुला पार्ट में प्रेजेंट है, जो किडनी है उसके मेडुला पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये हेयर पिन लाइक होता है या यू शेप का होता है, इट इज हेयर पिन और यू शेप। दो आर्म्स है, एक नीचे आ रही है डिसेंडिंग आर्म्स, और एक ऊपर जा रही है एसेंडिंग आर्म्स। स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है इस तरह से, माइक्रोविलाई है नहीं। डिसेंडिंग आर्म पीसीटी से जुड़ी हुई है, और एसेंडिंग आर्म्स है वो डीसीटी से जुड़ी हुई है। इसके चारों तरफ भी ये ब्लड कैपिलरी है, वसा रेक्टा या पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब ये जो डिसेंडिंग आर्म्स होती हैं, ये वाटर के लिए परमिएबल है और आयंस के लिए क्या है, इनपरमिएबल है। आयंस है उसके लिए इनपरमिएबल है, आयंस के लिए इनपरमिएबल है। वाटर सब चला जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उसमें से वाटर निकल जाता है, जिसके कारण ये क्या है, आइसोटोनिक से हाइपरटोनिक हो जाता है। पानी पानी निकल गया, आयन आयन बच गए, तो ये हाइपरटोनिक हो गया क्योंकि वाटर ही एब्जॉर्प्शन हुआ। अब अपन पानी है उसके अंदर शक्कर मिली हुई है, उसको गर्म करेंगे, पानी पानी क्या होगा, निकल जाएगा तो शक्कर गाढ़ी हो जाएगी। तो ये आइसोटोनिक था, यहाँ पर आइसोटोनिक में से वाटर निकल गया तो ये हाइपरटोनिक ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट हो गया। अब यहाँ पे हाइपरटोनिक ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आया है, ये वाटर के लिए क्या है, इम्परमिएबल है, लेकिन आयंस के लिए क्या है, परमिएबल है। तो वापस ये हाइपरटोनिक से कैसा हो जाता है, आइसोटोनिक। तो डिसेंडिंग आर्म्स है वो वाटर के लिए परमिएबल है और आयंस के लिए इम्परमिएबल है। ये आयंस के लिए क्या है, परमिएबल है, और वाटर के लिए क्या है, इम्परमिएबल है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये हेले लूप होता है, इस जितना ज्यादा लंबा होगा उतना ही ज्यादा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। ऊंट में हेले लूप काफी लंबा होता है, इस कारण वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो हेले लूप यू शेप का, ये हेयरपिन शेप का, इसकी वॉल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। इसकी ये एक्चुअल में डिसेंडिंग आर्म्स है, इसमें पहला थोड़ा चौड़ा भाग होता है, फिर धीरे धीरे पतला भाग होता है। इतना अपने डीप में नहीं जाना, अपने इतना बताना डिसेंडिंग आर्म्स और एसेंडिंग आर्म्स की क्या विशेषता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहां से होगा, आयन का रीअब्जॉर्प्शन कहां होगा। जो इसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट आएगा तब आइसोटोनिक होगा, बाहर निकलेगा तब आइसोटोनिक होगा।
क्यों हाइपरटोनिक क्यों हुआ है? क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्प्शन हुआ है। आइसोटोनिक वापस कैसे हुआ? आयन रीअब्जॉर्प्शन हुए हैं। ये आपने ध्यान रखना है। अब है अपने सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी। जो डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स, डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल्स, उससे अपन समझेंगे कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है। डीसीटी से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगा? तो ये डीसीटी अपन सबसे पहले तो जानते ही हैं, ये क्या है? पीसीटी है। क्या है? पीसीटी। ये हेनले लूप है। डीसीटी प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ किडनी। इसकी वॉल भी क्यूबिडल एपिथेलियम की बनी हुई है। इसकी वॉल भी किसकी बनी हुई है? क्यूबिडल एपिथेलियम की बनी हुई है। ये क्यूबिडल एपिथेलियम की बनी हुई है। लेकिन इसमें क्या ब्रुश बॉर्डर नहीं है। इसमें क्या नहीं है? ब्रुश बॉर्डर नहीं है, माइक्रोविलाई नहीं है। यहां से क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और आयंस का एब्जॉर्प्शन होगा। सोडियम और क्लोराइड है, उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। सोडियम और क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एक हार्मोन कंट्रोल करता है, एडीएच। ये एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। ये प्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं इसको, वैसोप्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन प्यूटरी ग्लैंड का जो एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट है, आपने पढ़ा होगा, तो आप मेरा एक वीडियो देख लेना, उसमें वैसोप्रेसिन का फंक्शन लिखा हुआ है। ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या करता है? इंक्रीज करता है, और यहां से वाटर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं जो सोडियम और क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। तो यहां से एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जिसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से निकलता है, वो एक्चुअल में क्या करता है? वाटर और आयंस का बैलेंस रखने में सहायता करता है। फिर नेक्स्ट है कलेक्टिंग डक्ट। जैसे ही यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है, इसको कहते हैं यूरिन। क्या कहते हैं? यूरिन। यूरिन कब कहा जाता है? जैसे ये कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। अभी तक इसको कह रहे थे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। क्या कह रहे थे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कह रहे हैं। अब इसमें आते इसको यूरिन कहते हैं। ये यूरिन है, इसका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, और यहां से यूरिन में से वाटर और आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होगा। वाटर और आयंस से उनका रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया है। ठीक है, तो पीसीटी, डीसीटी, इन सब पार्ट से ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ है। अब अपन एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से आपको बताएंगे किस तरह से किडनी में क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। ये किडनी है, इसमें सबसे पहले तो क्या होता है? ये रीनल आर्टरी है, खून लेके आती है। रीनल आर्टरी से खून आया, रीनल आर्टरी है, उससे खून आया। इस खून के अंदर यूरिया ज्यादा है, इस खून के अंदर यूरिया ज्यादा है, यानी इम्प्योर ब्लड है। अब रीनल आर्टरी आगे डिवाइड होती है और एफरेंट आर्ट्रियोल बनाती है। क्या बनाती है? एफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या बना दी? एफरेंट आर्ट्रियोल बना दी। एफरेंट आर्ट्रियोल आगे इफरेंट आर्ट्रियोल में बढ़ जाती है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, उसका फॉर्मेशन है। ये इफरेंट आर्ट्रियोल है। ठीक है, एफरेंट और इफरेंट के बीच में ये क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस है। ये क्या है? ग्लोमेरुलस है। ठीक है, और यहां पे ये क्या है? यहां पे ये बोमेन कैप्सूल है। क्या है? ये बोमेन कैप्सूल है। ये नेक है, ये पीसीटी है, ये पीसीटी है। ये इस तरह से हेनले का लूप है। ये डीसीटी है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब यहां पर ये क्या है? ये बोमेन कैप्सूल है।
और यहां पे ये पीसीटी है, ये हेनले का लूप है, ये डीसीटी है इस तरह से, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, ये अपना ध्यान रखना किस तरह से क्या होता है। अब डिफरेंट आर्ट्रियोल होती है, वो आगे डिवाइड होती हैं और इसके चारों तरफ ऐसे जाल के रूप में फैली रहती है। पूरे नेफ्रॉन के अराउंड ये इस तरह से होती है। और फिर ये क्या बनाती है, रीनल वेन। क्या बनाती है, रीनल वेन। इस तरह से ये क्या होगा, एफरेंट आर्ट्रियोल, आगे ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से आगे इफरेंट आर्ट्रियोल, ये इस तरह से यूं होती है। और फिर क्या होती है, रीनल वेन बनती है और रीनल वेन यहां से बाहर निकलती है। इस रीनल वेन के अंदर क्या यूरिया नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, यूरिया सब इसमें चला गया है। ये इसके चारों तरफ क्या है, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। यहां से ये सारा के सारा जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ है, खून चना है, ये सब खून किस में आ जाता है, वापस इसके अंदर आ जाता है। पेरिट्यूबुलर वसा रेक्टा, इनके अंदर सब ये खून वापस होता है। वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो बना है, सारा खून में वापस मिक्स हो जाता है। इस तरह से इसका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया और सब खून में मिक्स हो जाता है और रीनल वेन से वापस बॉडी में सप्लाई हो जाता है। तो इतना खून छना है, छना तो खून उसको कहा आपने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, वापस इसके चारों तरफ ये इस तरह से ब्लड कैपिलरी फ्लो होती है, वो वापस उसको चूसती रहती है। तो ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, ये आपको समझना है कि इस तरह से क्या होता है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोगों ने अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो बताना है कि ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेट बना है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना है, उसमें से ग्लूकोज का कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज का कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज का कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन कहां से होता है। ग्लूकोज का कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट से होता है, पीसीटी से, हेनले लूप से, डीसीटी से या कलेक्टिंग डक्ट से। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर लिखें, जिससे मुझे पता चले आपने वीडियो ध्यान से देखा है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना है, उसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी पार्ट से कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, ये आपको इसमें बताना है। ये दो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव सवाल आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें और मुझे बताएं कि सर हमने वीडियो देखा और हमें ये उत्तर आते हैं। थैंक यू। यूरिन फॉर्मेशन का तीसरा स्टेप है, जिसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। यूरिन फॉर्मेशन के तीसरे स्टेप का नाम है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब ट्यूबुलर सिक्रेशन आपको समझाते हैं क्या होता है। एक्चुअल में क्या हुआ कि ये क्या था, एफरेंट आर्ट्रियोल था, ये इफरेंट आर्ट्रियोल था। एफरेंट का डायमीटर क्या है, ज्यादा है। एफरेंट का डायमीटर ज्यादा है इफरेंट आर्ट्रियोल से। अफरेंट से ब्लड आया, इफरेंट से ब्लड गया, यहां एक ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बना, जिसके कारण ब्लड फिल्टर हो गया। क्या हो गया, ब्लड फिल्टर हो गया। इसको अपन ने कहा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। क्या कहा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना है, इसमें क्या होते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये छनकर नहीं आते हैं, लेकिन वो बॉडी के लिए अनवांटेड है, क्या है, जिनकी आवश्यकता नहीं होती है।
कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो छन के नहीं आते हैं। जब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है तो कुछ मटेरियल जैसे हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, हिप्यूरिक एसिड है, पिगमेंट्स हैं, मेडिसिन्स हैं, यूरिक एसिड्स हैं, ये सब मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, यानी बहुत बड़े आकार के होते हैं और ये छन के आते नहीं है, ये छन के आए नहीं, ये साथ ही चले गए। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जा चुके हैं, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और वसा रेक्टा है उसमें जा चुके हैं, तो अपने चिंता की जरूरत नहीं है। इन सब को किस में, इन सब को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये जो मटेरियल है इन सब मटेरियल को नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मेथड से जो ये मैक्रोमोलिक्यूल हैं इनका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मेथड से, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मेथड द्वारा इनका ट्रांसफर किस में कर दिया जाता है, नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स में। नेफ्रॉन के जो डिफरेंट पार्ट है जैसे पीसीटी, हेले लूप, डीसीटी, इन सब के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसको कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन है क्या? ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब ऐसे है कि कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये एक्चुअल में क्या हुए कि छन के आए नहीं, साथ चले गए। तो अपन ने कहा छन के आए नहीं भाई, आप क्यों नहीं छन के आए कि हमारा आकार बड़ा है, हम छन के नहीं आए, इनकी आवश्यकता नहीं है ब्लड के अंदर, ये ब्लड के अंदर मौजूद है ऐसे। अब होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए इनको बाहर निकालना भी जरूरी है। तो अपन क्या करते हैं, यहां से इनको उठाते हैं एनर्जी की सहायता से और या ये सब जगह क्या किए जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। डिफरेंट पार्ट्स में इनको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मेथड से। तो इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन वर्ड एक अलग वर्ड है, आप इसका मीनिंग है वो ऐसे निकाल नहीं सकते हो या आप क्या है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन आपको दिमाग लगा के समझना पड़ेगा कि कुछ मटेरियल है जैसे हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, हिप्यूरिक एसिड है, मेडिसिन्स है, यूरिक एसिड्स हैं, ये पिगमेंट्स है, ये सब ऐसे हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनकी शेप और साइज काफी बड़ी है, ये छन के आए नहीं। अब अपन ने कहा भाई आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन तो बॉडी के लिए चाहिए, आरबीसी और प्लाज्मा प्रोटीन तो बॉडी के लिए चाहिए, छन के नहीं आए तो कोई बात नहीं, या आप तो एक्सक्रीटरी हो, सब क्या हो, एक्सक्रीटरी हो, आपकी जगह नहीं है। तो हम इनको क्या करते हैं, ये पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी है, वसा रेक्टा है, इन सब से इनको क्या करते हैं, नेफ्रॉन में ट्रांसफर कर देते हैं बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मेथड, यानी विद द हेल्प ऑफ एटीपी की सहायता से इनको क्या कर दिया जाता है, इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो अपन ने एटीपी की सहायता से सब ये मटेरियल उठाए और इसमें ले लिए, इसमें भेज दिए। तो ये सब मटेरियल इस नेफ्रॉन में आ गए, किसमें आ गए, नेफ्रॉन में आ गए। नेफ्रॉन से अपन ने यूरिन त्यागा, उस यूरिन के साथ बाहर निकल गए। अब यूरिन बन चुका है, यूरिन का येलो कलर किसके कारण होता है, येलो कलर आपको बताना है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके कारण यूरिन होता है, उसका येलो कलर होता है। यूरिन में 2% तक क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक है, यानी यूरिया इसमें प्रेजेंट होगा। 96% तक इसमें वाटर होता है यूरिन के अंदर। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं यूरिन के अंदर। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपको बताना है यूरिन होता है, उसके अंदर और भी पिगमेंट्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, ये सब प्रेजेंट होते हैं। 2% इसमें यूरिया होता है। यूरिया के कारण क्या है, यूरिया होता है, अमोनियम बदल जाता है जिसके कारण बदबू आती है, दुर्गंध आती है। तो यूरिन का येलो कलर यूरोक्रोम के कारण, ये चीज ये ध्यान रखना। इसकी पीएच लगभग 5 से 7 के बीच होती है, ये अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है, ये अपने ध्यान रखना ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इस तरह से अपन ने क्या यूरिन फॉर्मेशन तीनों स्टेप पढ़ लिए। पहला अल्ट्राफिल्ट्रेशन पढ़ लिया, फिर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, फिर उसके बाद अपन ने तीसरा पॉइंट पढ़ लिया है जिसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अगर आपने ये ट्यूबुलर सिक्रेशन ध्यान से पढ़ा है तो मेरे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखें। मेरा क्वेश्चन ऐसे है, गिव द नेम ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, गिव द नेम ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स which is not pass out with glomerulus filtrate,
जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के साथ छनके नहीं आए हैं उनके नाम बताओ। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर लिखें और मुझे बताएं। नेक्स्ट टॉपिक अपन आज जो स्टडी करेंगे उसका नाम होगा हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस 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 की अपन स्टडी करेंगे। एक्चुअल में ये एक बहुत डेंजरस बीमारी है यूरेमिया। उसके बाद किया जाने वाला एक प्रोसीजर होता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है बच्चों की किसी किसी की जान पे खतरा आ जाता है तो उसको हीमोडायलिसिस करना पड़ता है, यानी उसके ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ जाता है। ब्लड के अंदर जब यूरिया का अमाउंट बढ़ेगा, जब ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ता है तो अपन उस कंडीशन को कहते हैं यूरेमिया। ये भी एक सवाल है, यूरेमिया क्या है? यूरेमिया एक डिजीज है। इस डिजीज में क्या होता है, ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया है वो बढ़ जाता है। ब्लड के अंदर जैसे यूरिया का लेवल बढ़ेगा तो व्यक्ति को चक्कर आएगा, व्यक्ति को कमजोरी महसूस होगी, व्यक्ति थकान महसूस होगा। अब यूरेमिया कंडीशन के अंदर आखिर में खून की डाई हो जाता है। तो आजकल एक मशीन आती है, उस मशीन से उसको क्या किया जाता है, ब्लड को पूरा प्योरिफिकेशन कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ब्लड को छान के बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहले तो आपको यूरेमिया याद रखनी है कि यूरेमिया एक डिजीज होती है जिसमें ब्लड के अंदर यूरिया का अमाउंट काफी अधिक मात्रा में बढ़ गया है, तो अपन उसको हीमोडायलिसिस करते हैं। उसको हीमोडायलिसिस कब किया जाता है? जब ब्लड में यूरिया का अमाउंट काफी अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो भी आदमी है उसकी आर्टरी होती है, उस आर्टरी से ब्लड को बाहर निकालते हैं। जैसे मान लो ये किसी का हाथ है तो इसकी आर्टरी है, आर्टरी से क्या करते हैं अपन एक सुई डालते हैं और ब्लड को बाहर निकालते हैं। आर्टरी में ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो हो रहा है, इस प्रेशर के साथ जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको बाहर निकालते हैं। अब ब्लड बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं, इस ब्लड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा कर लेते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठंडा इसलिए कर लेते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया है वो इसमें क्या सर्वाइव नहीं कर सके। ठीक है, इसके बाद इसको क्या करते हैं, इसमें हिपेरिन मिलाते हैं। हिपेरिन एक ऐसा मटेरियल होता है जो एंटीकोएगुलेंट होता है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब है खून को जमने नहीं देगा, ये ब्लड क्लोटिंग को स्टॉप करेगा। ब्लड क्लोटिंग है उसको स्टॉप करेगा। हमारा लीवर इसका फॉर्मेशन करता है, आर्टिफिशियल रूप से अवेलेबल है। हिपेरिन मिला दिया इसमें, हिपेरिन मिलाया ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर क्या मिला है, हिपेरिन। तो हिपेरिन मिक्स करते ही ब्लड है वो एकदम एंटीकोएगुलेंट होना बंद हो गया, ब्लड फ्लो हो रहा है। फिर अपन इस ब्लड को क्या करते हैं, एक एपैरेटस होता है जिसका नाम हीमोडायलिसिस एपैरेटस, उसमें गुजारते हैं। हीमोडायलिसिस एपैरेटस के अंदर इस तरह से इसको डाल दिया। हीमोडायलिसिस एपैरेटस के अंदर ये प्लास्टिक की ट्यूब्स है, ये प्लास्टिक की ट्यूब्स एक विशेष टाइप के प्लास्टिक से बनी होती हैं। इसका नाम होता है सेलाफोन प्लास्टिक। सेलाफोन प्लास्टिक, इस सेलाफोन प्लास्टिक की विशेषता, इसमें महीन छिद्र होते हैं। सेलाफोन प्लास्टिक, इस प्लास्टिक की ये बनी होती है ट्यूब्स, उसमें डाला जाता है। इसके चारों तरफ क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको अपन डायलिसिस लिक्विड के नाम से जानते हैं। इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको हीमोडायलिटिक लिक्विड कहते हैं। ये हीमोडायलिटिक लिक्विड है, ये हीमोडायलिटिक लिक्विड है, ये हीमोडायलिटिक लिक्विड है। इसकी विशेषता है कि इसका कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू ब्लड होता है, ब्लड के बराबर इसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है, लेकिन इसके अंदर यूरिया एब्सेंट होता है, इसके अंदर यूरिक एसिड एब्सेंट होता है, हिप्यूरिक एसिड एब्सेंट होता है, क्रिएटिनिन एब्सेंट होते हैं, ये सब मटेरियल इसमें एब्सेंट होते हैं। तो अब क्या होगा, ब्लड में से यूरिया निकलकर हीमोलाइटिक फ्लूइड में आ जाएगा। ठीक है, यूरिक एसिड निकलकर हीमोलाइटिक फ्लूइड में आ जाएगा, क्रिएटिनिन निकलकर, हिप्यूरिक एसिड निकलकर किस में आ जाएंगे, ये सब इस हीमोलाइटिक फ्लूइड में आ जाएंगे। इस तरह से ये मटेरियल आ गए, ब्लड प्योर हो गया। ब्लड कैसे प्योर हुआ, जो अनवांटेड मटेरियल थे, जो अनवांटेड मटेरियल थे जैसे यूरिया था, यूरिक एसिड था, हिप्यूरिक एसिड था, क्रिएटिनिन थे, ये मटेरियल एक्चुअल में आवश्यकता नहीं थी, तो ये सब किस में ट्रांसफर हो गए, ये सब आपको बताना है, इस हीमोलाइटिक फ्लूइड के अंदर ट्रांसफर हो गए।
ब्लड के अकॉर्डिंग इसकी कंसंट्रेशन रखी जाती है, ब्लड के बराबर इसकी कंसंट्रेशन है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, लेकिन इसमें ये मटेरियल होते नहीं है। अब उसके बाद में ये ब्लड हो जाता है प्योर, ब्लड क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। इसको वापस बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 36.8 डिग्री पे गर्म किया जाता है और इसमें एंटी हिपेरिन मिलाया जाता है। इसमें क्या मिलाया जाता है, एंटी हिपेरिन, जो हिपेरिन का इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। फिर इसको वेन में डाल दिया जाता है, इसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वेन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस अपनाया जाता है। ये बड़ी डेंजरस क्रिया है, हर 10-15 दिन से की जाती है। करवाता उसका जीव जानता, उसके हाथ यहाँ से सूज जाते हैं रोज सुइयां डाल डाल के, और उसकी मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उसकी किडनी फेल हो चुकी है। उसकी किडनी है, उसने काम करना बंद कर दिया है। अब किडनी काम करना बंद कर देती है तो ब्लड प्योर कैसे होगा, ब्लड फिल्टर कैसे होगा, ब्लड छानेगा कौन, जब किडनी फेल हो गई है, जब वो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, जब तक उसको कोई किडनी देने वाला नहीं मिलता है, तब तक उसका सहारा है हीमोडायलिसिस। काफी महंगी क्रिया है, खर्चा भी काफी ज्यादा आता है इसमें, और 15 दिन बाद उसको हीमोडायलिसिस करवानी पड़ती है, वरना उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, बेहोश हो जाता है और आखिर में वो चला जाता है। ये काफी टाइम तक लोगों को जिंदा भी रखती है क्रिया। इससे काफी लोग हैं जो 20-20 साल 25-25 साल से ये क्रिया करवा रहे हैं। उसके हाथ और पैर आप देख रहा, हाथ होते हैं वो बड़े बड़े सूजे होते हैं, इतनी लंबी लंबी सुइयां होती है, वो डाली जाती हैं और अंदर से खून निकाल कर पूरा खून साफ करके वापस खून डाला जाता है। आपको इतना याद नहीं रखना, इसमें क्वेश्चन सीधा पुटअप होता है। यूरेमिया डिजीज क्या है? यूरेमिया डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें यूरिया का कंसंट्रेशन है वो बढ़ गया ब्लड के अंदर। क्यों बढ़ा? किडनी फेल हो गई। इसका उपचार भी है, किडनी ट्रांसप्लांट भी करते हैं लोग, और किडनी ट्रांसप्लांटेशन से क्या करते हैं, बचते हैं। निकट संबंधी रिश्तेदार होती है उसकी एक किडनी लगा दी जाती है, वो भी निकट संबंध रिश्तेदार भला होना चाहिए, बेचारा देने वाला होना चाहिए। अब परिवार का कोई सदस्य हो, अगर आपका हितैषी है तो आपको किडनी दे देगा, बाकी आपको किडनी कोई नहीं देता है। सबको पता है कि 2 किडनी है, एक दे दी, हमारी भी एक किडनी फेल हो गई तो क्या करेंगे। तो हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले ब्लड है वो आर्टरी में से निकाला। आर्टरी में से क्यों निकाला? क्योंकि उसमें यूरिया कंसंट्रेशन अधिक है। वेन में प्योर ब्लड होता है, आर्टरी के अंदर इम्प्योर होता है, और ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो होता है। इसमें आराम से खून इसमें फ्लो होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर लेंगे, हिपेरिन मिलाएंगे, फिर उसके बाद उसको सेलाफोन से जो फॉर्मेशन है प्लास्टिक का बना हुआ एपटर से उसमें डालेंगे। उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ हेमोलाइटिक फ्लूइड, उस फ्लूइड के अंदर एक्सक्रीटरी मटेरियल चले जाएंगे। उसका ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन ब्लड के समान ही रखा जाता है। सिर्फ कुछ मटेरियल होते हैं उनकी एब्सेंट के कारण वो सारे उसमें से छन छन के यूरिया निकल जाता है। अपने को यूरिया निकालना था वो हो गया। अपन ने फिर उस प्लास्टिक में से वो जो एपटर्स है उसमें से बाहर जो खून निकला है उसमें एंटी हिपेरिन क्यों मिलाया? ताकि हिपेरिन का इफेक्ट खत्म हो जाए। फिर उसके बाद उसको बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गर्म करेंगे, फिर डालेंगे। ऐसा नहीं कि आप ठंडा ठंडा खून चढ़ा दिया बेचारा मर जाएगा, आपको बॉडी के अकॉर्डिंग इसको गर्म करना है। अब मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो मेरे को बताना कि उसका आंसर। हेमोडायलिसिस किया जाता है, उसमें जो नलियां होती हैं, नलियां किसकी बनी होती है? जो ट्यूब्स होती हैं एपटर्स की, उस एपटर्स की ट्यूब किसकी बनी होती है? आप क्वेश्चन ध्यान से सुन लिया होगा, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर लिखें। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो मुझे पता चले आपने कुछ ध्यान से देखा है कि नहीं देखा है। दूसरा क्वेश्चन है, ब्लड क्लोटिंग रोकने के लिए ब्लड में क्या मिक्स किया जाता है? आप दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। सर पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है। पहला क्वेश्चन आपको एक बार वापस रिपीट कर दूं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है कि ये जो एपटर्स होता है जब हेमोडायलिसिस करते हैं वो कौन से प्लास्टिक का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ब्लड क्लोटिंग रोकने के लिए क्या मिक्स किया जाता है।